सबके साथ में नाश्ता करने के बाद सभी ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं निर्मला जी और दादू दोनों जयपुर वापस चले गए थे। ऑफिस में सब ऑफिस पहुंच चुके थे। आकाश और सोम पहले ही ऑफिस के अंदर चले गए थे। वहीं रूही, वानी, साक्षी, मीरा चारों लिफ्ट आने का वेट कर रही थी। वो अभी खड़ी ही थी कि तभी पीछे से किसी आदमी की जानी पहचानी आवाज आई, है इतने बड़ी कंपनी के सीईओ की वाइफ स्टाफ लिफ्ट से जा रही है। सो सैड, इतना कहकर वो वानी का मजाक उड़ाने लगा। वहीं आवाज को सुनकर वानी जैसे ही पीछे पलटी, अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर उसका मुंह बन गया। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये ठरकी यहाँ भी आ गया। पता नहीं कब इससे मेरा पीछा छूटेगा। मन तो करता है साले को सूली पर चढ़वा दूं। कहते हुए अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी। वहीं साक्षी और रूही का भी उसे देखकर मुंह बन चुका था। मीरा तो अभी भी कंफ्यूज होकर कभी अपने सामने खड़े शख्स को तो कभी वानी का चेहरा देख रही थी। व्हाइट और आसमानी रंग के कॉम्बिनेशन में 3 पीस सूट पहने रोहन काफी हैंडसम लग रहा था। लेकिन वहां खड़ी लड़कियां उसे भाव देना तो छोड़ ठीक से देख भी नहीं रही थी, जिससे उसके मेल ईगो पर बनाई। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर जैसे तैसे करके वानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए रोहन बोला, सो रघुवंशी कॉर्पोरेशन की लेडी बॉस, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रोहन की बात पर वानी चिढ़ते हुए बोली, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कल के आए तुम जैसे सड़क छाप रोमियो को मैं जवाब देना ठीक नहीं समझती। वानी की बात सुनकर साक्षी और रूही के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। दोनों को ही वानी के ऊपर गर्व हो रहा था। तभी रूही बीच में बोली, वैसे क्या तुम्हारी कंपनी डूब गई जो यहाँ नौकरी मंगाने आ गए? जिस पर रोहन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोला, तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही नहीं चलती है। रोहन रूही को धमकी दे रहा था, जिसे समझते हुए रूही उसका जवाब देते हुए बोली, हाँ तो किसी के बाप का खाने नहीं जाती। जो कोई भी माई का लाल एक मुझे बोलने से रोके। तभी साक्षी रोहन को देखकर बोली, अब अगर तुम्हारी इतनी बेइज्जती काफी है तो हम जाए, और वैसे भी लिफ्ट आ चुकी है, सो एक्सक्यूज अस। ये कहते हुए साक्षी लिफ्ट की तरफ इशारा करती है जो खुली हुई थी। फिर चारों लड़कियां लिफ्ट के अंदर चली गई। वहीं रोहन खड़ा उन्हें जाते देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। लिफ्ट के अंदर पहुंचकर रूही बड़ी ही स्टाइल से उसे आंख मारकर बाय करती है और उतने में ही लिफ्ट बंद हो जाती है, जिसके जाते ही रोहन गुस्से से सामने दीवार पर जोर से पंच मारते हुए कहता है, बहुत घमंड है ना तुम सबको अपने और अपने पतियों के ऊपर। बहुत जल्द मैं इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम त्रिदेविया क्या करती हो। इतना कहकर वो अपने लंबे कदमों से वहां से चला गया। वहीं सभी ऑफिस के अंदर पहुंचकर एक दूसरे को हाई फाई देती है और अपने अपने केबिन चली जाती है। हर बार की तरह इस बार भी अभी वानी को अजीब नजरों से घूर रहे थे। वानी को वहां काम करते 1 महीना होने को आया था, लेकिन आज भी जब सभी वानी को ऑफिस में ऐसा कलीग देखते हैं तो अभी के मन में कई सारे सवाल घूमने लगते थे। लेकिन अभी को इग्नोर कर वानी अपना काम पूरे लगन और मेहनत से करती थी। वानी जाकर अपने डेस्क में बैठ गई। वहीं आकाश अपने ऑफिस के केबिन में बैठा लैपटॉप की स्क्रीन में वानी को देख रहा था। वानी डेस्क में बैठकर अपना फ़ोन पॉकेट से निकालती है और उसमें लगी अपनी और आकाश की वॉलपेपर को देखा उसे किसकर अपने काम पर लग जाती है। वहीं ये देख आकाश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वानी को देखते हुए आकाश खुद से कहता है, मैं तुम्हें अपने पास रखना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कहीं मैं अपने मकसद से भटक ना जाऊं।
इतना सोचकर आकाश गहरी सांस लेता है और फिर लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ कर अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा जब सोम के केबिन में पहुंची तो उसे बाहर ही करण मिल गया, जो मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीरा उसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर बाजू से निकलने को हुई कि भी करण उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? जिस पर मीरा घूर कर करण के हाथ की देखती है, फिर गुस्से में कहती है, हमारा हाथ छोड़िए। मीरा को ऐसे गुस्से में देख करण कंफ्यूज था, क्योंकि कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से मीरा को ऐसा क्या हुआ जो वो उससे इतना नाराज थी। करण मीरा से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यार एक बात तो बता दो, आखिर मैंने किया क्या है? जिस पर मीरा 4 दिन पहले की बात याद आती है, जब करण अपने कुछ कलीग दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था, जहां उसके दोस्त करण को मीरा के नाम से छेड़ रहे थे, क्योंकि करण से सबसे यही कहा था कि मीरा उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान में पहुंच चुका था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी। ये याद आते ही मीरा करण से अपना हाथ छुड़ाकर उससे गुस्से में कहती है, मिस्टर करण, आप हमसे दूर रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, आइंदा से हमें हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर मीरा जैसे ही वहां से जाने के लिए पीछे पलटती है, वैसे ही करण की बात सुनकर उसके कदम जैसे जम से गए हो। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। करण ने कहा, तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रही हो ना क्योंकि तुम्हारी नज़र सोम सर पर है, और जहां तक मुझे पता है तुम तो उनके साथ सो भी चुकी हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वहीं मीरा पीछे पलटकर अपनी लाल जो चुकी आंखों से करण को देखती है, लेकिन करण को तो जैसे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आगे बोला, तुम्हें उनके साथ सोने पर ये जॉब मिली है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आज तक कोई भी लड़की उनके आसपास तक नहीं भटकी। लेकिन सच में तुम्हें कोई बात तो जो वो तुम्हारे कहते कहते करण रुक गया। इससे पहले वो और कुछ आगे कह पाता, एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा, जिसके लगते ही वो सीधा जमीन पर पड़ा था। वहीं उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। करण गुस्से में उठकर अपने पीछे देखता है, जहां रूही खड़ी गुस्से में उसे ही देख रही थी। रूही करण को देखते हुए अपने दांत पीसकर बोली, तुम गंदे नाले के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो दोबारा से करण को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी करण खड़े होकर रूही को घूर कर देखते हुए गुस्से में कहता है, तू कल की आई लड़की मुझ पर हाथ उठाएगी? साली, तुझे तो अभी मैं ठीक करता हूँ। इतना कहकर करण जैसे ही रूही को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, वैसे ही किसी ने उसका हाथ बीच में रोक लिया। जब करण अपने सामने खड़े शख्स को देखता है तो उसका पूरा चेहरा डर से काला पड़ गया। आदि ने करण का हाथ पकड़ रख था, वहीं इसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा या यूं कहे घूर रहा था। वहीं उसके पीछे सोम खड़ा था। इस वक्त कहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वहीं सोम की नज़र जब मीरा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में एक चीज सी उठी। वो फौरन जाकर मीरा को हग कर लेता है। उसने करण की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन इससे पहले वो करण के पास पहुंचता रूही पहले वहां आ गई थी। करण ने जब मीरा को सोम की बाहों में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे डर लग रहा था। उसने अपने मन में इसका मतलब मैंने अभी जो कहा था वो सच था। वहीं आदि एक जोरदार पंच करण के मुंह पर मारकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान पर हाथ उठाने की?
ये सुनकर तो करण को मानो 880 बोल्ट का झटका लग गया हो। वो हकलाते हुए बोला, जा जा जान। उसके चेहरे को देख आदि गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, आज तो तू नहीं बचेगा। जिसके ऊपर आज तक मैंने हाथ नहीं उठाया उसे तूने मारने की कोशिश की, अब तू मारेगा। आदि की बात सुन करण का मुंह रोने जैसा हो गया। इससे पहले आदि कुछ बोलता करण आदि के पैरों पर बैठ गिड़गिड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी। कहते कहते करण रुक गया, फिर वो मीरा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला, जो भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। यही मुझे सिड्यूस कर रही थी, और जब मैं नहीं फंसा तो इसने। करण की बात पूरी भी नहीं हुई कि उसे सोम ने एक जोरदार लात मारी और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, साले तुझे क्या लगता है मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता? और रही बात तुझे फंसाने की, तो उसका टेस्ट इतना खराब नहीं। जिस पर करण बोला, सर मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की बहुत गिरी हुई है। वो आपको भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बस इससे पूछने आया था। अब करण की बचकानी बातें सुनकर सभी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोम गुस्से में करण का गला पकड़ उसे दबाते हुए बोला, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो इसमें तुझे बोलने का कोई हक नहीं, समझा? और अगर उसने ऐसा किया भी तो अपने पति के लिए किया। सोम की बात सुन करण के पैरों तले दे से जमीन ही खिसक गई हो। वो खुद से बड़बड़ा के बोला, पति? तभी रूही बोली, सोम मेरे जीजू है। अब तो मानो करण को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है, अब उसे अपने किए और कई बातों पर पछतावा हो रहा था। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, अब तो जॉब गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जॉब नहीं जान भी जाएगी, क्योंकि तूने मेरी बहन पर उंगली उठाने की कोशिश की। तो आगे की कहानी में क्या होगा? अब सोम करण के साथ क्या करेगा? और पीछे किसकी आवाज आई? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। वानी ने दिया आकाश को हिंट और सोम का मीरा की केयर करना। जैसे तैसे खुद को संभालता है, अब उसे अपने किए और कई बातों पर पछतावा हो रहा था। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, अब तो तेरी जॉब गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जॉब नहीं जान भी जाएगी, क्योंकि तूने मेरी बहन पर उंगली उठाने की कोशिश की। आवाज सुनकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं ये आवाज जितनी प्यारी उतनी ही डरावनी थी। ये वानी थी। वानी आकर करण के सामने खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो इस वक्त किसी मौत की देवी की तरह लग रही थी। वहीं मीरा की आंखों में जड़ वानी ने आंसू देखे तो वो रूही को उसे यहाँ से ले जाने का इशारा करती है, जिस पर रूही उसे लेकर चली गई। अब वहाँ वानी, सोम, आदि और करण थे। वानी को देख अब करण को डर लग रहा था। वहीं वानी को इतने गुस्से में देख सोम और आदि शॉक थे, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने वानी का ये रूप देखा था। वहीं वानी की नज़र करण पर थी। उसका बस चलता तो वो करण को अपनी आंखों से भस्म देती। करण वानी को देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, वहां रौनक आ गया। वानी अपनी गुस्से भरी आवाज में रौनक से बोली, इसे ले जाओ यहाँ से और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, तब तक मेरा कोई जवाब न आए। वानी की बात सुन रौनक अपना सर हाँ में हिलाकर करण को उसकी कॉलर से पकड़ वहां से ले गया। वहीं करण बस चिल्लाता रह गया। लेकिन जैसे वहां तो सभी बहरे हो चुके थी, किसी ने भी करण पर ध्यान नहीं दिया। वहीं वानी को देख आदि और सोम हैरान थे, क्योंकि दोनों को ही इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी आदि वानी से कुछ पूछने को हुआ ही था कि वानी अपनी कड़क आवाज में बोली, आकाश जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आवाज में वार्निंग थी, जिसे सुनना चाहते हुए भी दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। जिसके बाद वानी वहां से चली गई।
वहीं दोनों अभी भी जाती हुई वानी को देख रहे थे। तभी सोम बोला, यार एक आकाश कम था क्या जो उसकी कार्बन कॉपी भी हमारे मत्थे चढ़ गई। जिस पर आदि बोला, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देख अपना सर ना में हिलाकर वहां से चले गए। वहीं मीरा सोम के केबिन में बैठी थी। इसके कानों में अभी भी करण की बातें गूंज रही थी। रूही उसके बगल में बैठी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और वहां से आदि और सोम अंदर आए। सोम को देखकर रूही उसे आंखों से कुछ इशारा करती है, जिस पर वो सोम अपना सर हाँ में हिलाकर एक नज़र मीरा को देख इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं रूही खड़ी होकर आदि के पास चली गई। उसके बाद दोनों केबिन से चले गए। जिनके जाते ही सोम मीरा के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और मीरा के दोनों हाथ को अपने हाथ में भरते हुए प्यार से बोला, जान। सोम की आवाज़ सुन मीरा अपना सर उठाकर सोम को देखती है। वहीं मीरा की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जिसे देख सोम जल्दी से सोफे पर बैठ मीरा को अपनी गोद में बैठाकर उसका सर अपने सीने से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। सोम के ऐसा करने से मीरा की आंखों में जो आंसू थमे हुए थे वो बह गए। वहीं सोम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर मीरा इतनी सी बात को लेकर इतना इमोशनल कैसे हो गई। लेकिन वो इस वक्त मीरा से कुछ नहीं पूछता। वहीं मीरा अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। जब वो आश्रम में रही थी तब वहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो उससे जलते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। कई लोगों ने तो मीरा को ये तक कह दिया था कि उसकी माँ उसे अपना पाप समझकर फेंक कर चली गई। मीरा अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। जब जो देखती है तो सोम उसके पास बैठा था। सोम मीरा को अपनी थाई पर बैठाकर उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा, बोला, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर मीरा जबरदस्ती वाली मुस्कान लिए हाँ में अपना सर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर छाई उदासी सोम को साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदि और रूही अपने केबिन में चले गए। जहां पहुंचते ही रूही आदि के ऊपर भड़कते हुए बोली, आपको किसने कहा कि मैं आपकी वाइफ हूं। जिस पर आदि अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, अगर नहीं हो तो बन जाओगी, और वैसे भी हमारे हाँ कहने की देरी है। कहते हुए आदि रूही के बिल्कुल करीब चला गया। इतना करीब कि उसकी सांसें रूही को अपने गालों पर महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा, जिसे आदि भी सुन रहा था। रूही की ऐसी हालत देख आदि को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए रूही को अपनी बाहों में भरकर सोफे पर बैठ गया और पीछे से उसकी गर्दन पर अपने होठ रख उसे लिक करने लगा। आदि के ऐसा करने से रूही की मानो सांसें ही उसके गले में अटक गई हो। रूही की आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो गई। वही आदि का एक हाथ इस वक्त रूही के कमर पर तो उसका दूसरा हाथ रूही के गर्दन पर था। दोनों ही एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे, जैसे दो जिस्म एक जान। रूही और आदि एक दूसरे के लिए जैसे पिघल से रहे थे। आदि अब रूही को पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगा, जो टाइम के साथ पैसिनेट होती जा रही थी। आदि रूही के लोअर लिप को सक कर रहा था, वहीं उसका हाथ अब रूही के टॉप के अंदर उसके पेट को सहला रहा था। वहीं वानी इस वक्त गुस्से में थी। जब आकाश ने अपने लैपटॉप स्क्रीन में वानी का फूला हुआ मुंह देखा तो उसकी भौहें तन गई। वो खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ। कहते हुए आकाश लैंडलाइन फोन उठाकर किसी को कॉल लगाता है। एक रिंग जाते ही दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई, यस सर। आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मिस वनी को मेरे केबिन में भेजो अभी। इतना बोलकर बिना दूसरी तरफ की बात सुने उसने कॉल काट दिया।
कुछ देर बाद आकाश के केबिन का डोर नॉक होता है। आकाश बिना दरवाजे की तरफ देखे बोला, कम इन। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल जो उसके आधे चेहरे को ढक रही थी, उसे पढ़ने लगा, या कहे पढ़ने का नाटक करने लगा। वहीं दरवाज़ा खोलकर वानी अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो आकाश के सामने खड़ी होकर बोली, कहो क्या काम है। उसकी आवाज़ में थोड़ी रूखापन था, जिसे इग्नोर करते हुए आकाश बोला, जस्ट अ मिनट, मैं अभी जरूरी फाइल पढ़ रहा हूँ। कहते हुए वो अपनी फाइल को ही देख रहा था। वहीं आकाश की बात सुन रूही की आंखें छोटी हो गई। वो आकाश को घूर देखती है, फिर कुछ सोचकर डेस्क की दूसरी तरफ से झुककर आकाश के हाथ से उसकी फाइल लेकर उसे पलटकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ठीक है अब पढ़ो। इतना बोल वो अपनी आंखों से इशारा करती है, जिसे समझ एक नज़र आकाश फाइल को देखता है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो इतनी देर से उल्टा फाइल पकड़े बैठा था। अपनी गलती का एहसास होते ही आकाश को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए आकाश बोला, वो मुझे वैसे ही फाइल पढ़ने की आदत है। आकाश की बात सुन वानी अपनी भौहें उचकाकर उसे देखने लगी। वो अभी देख ही रही थी कि तभी आकाश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे वानी सीधा इसकी गोद में जाकर बैठ गई। वानी जैसे ही उठने को हुई, आकाश अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और कहता है, बीवी क्या हुआ, ये मुंह को गोलगप्पे जैसे क्यों फुलाए हो। आकाश की बात पर वानी उसे कोई जवाब ना देते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वानी का अभी इतना कहना था कि तभी आकाश परेशान बोला, क्या हुआ। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चले। डॉक्टर का नाम सुनते ही वानी जल्दी से अपना सर नामे हिला देती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी। और कहते कहते वानी अपना सर नीचे झुका लेती है, जिसे देख आकाश अपनी भौहें सिकोड़कर वानी को देख थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, और क्या बीवी। वानी अपना मुरझाया चेहरा लिए बोली, वो इस मंथ मेरे पीरियड्स नहीं आए। कहते हुए वानी हिचकिचा रही थी। आकाश को वानी की बात समझ नहीं आई। वो नासमझी से बोला, तो तुम खाती भी तो उल्टा सीधा हो, कितनी बार तुमसे कहा है कि हल्का खाना खाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जो मिला वही ठूसने लगती हो। आकाश ले बात सुन वानी उसे गुस्से में देखते हुए कहती है, दादू ना सच ही कहते हैं, आप ना सच में नालायक हो, अब छोड़ो मुझे। इतना कहकर वो गुस्से में आकाश को खुद से छुड़ाने लगती है। आकाश को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे तैसे करके वानी को रोककर उससे पूछने को होता है तो वानी अपना सर झुकाकर बोली, मुझे खट्टा खाने का मन हो रहा है। जिसके सुनते ही आकाश उसे घूर कर देखते हुए बोला, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी तुम्हें खट्टा खाने का मन हो रहा है। यार तुम्हारे दिमाग का नट ढीला तो नहीं हो गया। आकाश की बातें सुन अब वानी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बोली, तुम ना रहने ही दो और छोड़ो, मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे जैसे फ्री नहीं। इतना कहकर वो आकाश को खुद से छुड़वाकर गुस्से में आकाश को एक नज़र देखकर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वह आकाश बस उसे जाते हुए देख रहा था। वो ना समझी से अपना सर हिलाता है और खुद से कहता है, ये लड़की ना पक्का पागल हो गई और मुझे भी बनाने वाली है। कहते हुए आकाश ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं वानी गुस्से से आकाश के केबिन से बाहर निकलती है। वो खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, ना जाने कोई गधा होगा जो इन्हें इंटेलिजेंट कहेगा। अरे इन्हें तो गधों का सरताज होना चाहिए। मेरी इतनी सी बात इन्हें समझ नहीं आई। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि आकाश रघुवंशी से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है, लेकिन मेरे इतने सारे हिंट देने पर कुछ नहीं समझे उन गधे कहीं के।
इतना कहकर वो अपनी डेस्क पर वापस चली गई और अपने कामों के लग गई। वहीं रोज के मुताबिक आज वो काम करते करते थक गई थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर वाणी आकाश को क्या बताना चाहती थी? और क्या होगा जब आकाश वाणी के इशारे समझ जाएगा? अब उनकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? आज पूरा टाइम वाणी ऑफिस में चिड़ी चिड़ी घूम रही थी, जैसे तैसे करके ऑफिस का काम खत्म करके। वहीं आकाश पूरा दिन वाणी की बातों को सोच सोच कर पागल हो रहा था। रात को 8 बजे रघुवंशी फार्म हाउस। आकाश सोफे पर राजा की तरह बैठा था। वहीं उसके सामने आदि, सोम और अमन बैठे थे। सामने टेबल पर वाइन और गिलास रखी हुई थी। वहीं वहां का माहौल थोड़ा गर्म था। आकाश गहरी सोच में डूबा अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास को हिला रहा था। वहीं अमन उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अमन आंखों के इशारों ही इशारों में आदि से आकाश को देखने को कहता है, जिस पर आदि और सोम भी आकाश को देखते हैं। आकाश को परेशान देख आदि उसकी गिलास में वाइन डालते हुए पूछता है, आकाश तुझे क्या हुआ? ऐसे देवदास क्यों बना है, जो तुझे भी ये भी होश नहीं कि तेरी गिलास खाली है? दरअसल आकाश ना जाने कितनी देर से अपने ही ख्यालों में खोया खाली गिलास हिलाने को लगा था। आदि की बात सुन आकाश होश में आया। वो एक नज़र आदि को घूर कर देखने के बाद फिर से चुपचाप वाइन पीने लगा। जब बहुत देर तक आकाश कुछ नहीं बोला तो अमन झुंझलाते हुए खड़ा हुआ और आकाश से बोला, क्या यार भाई, हम कब से ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन आप हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे। जिस पर आकाश कोई जवाब नहीं देता, जिसे देख अमन गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं कहना तो बैठिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ घर, वैसे भी मेरी जान मेरा वेट कर रही होगी। इतना बोल वो जाने को हुआ ही था कि तभी सोम अमन का हाथ पकड़कर उसे झटके से खींचकर सोफे पर बैठाते हुए कहता है, वो कल के पैदा हुए लैला के मजनू यहाँ बस तेरी वाली ही तेरा वेट नहीं कर रही होगी, हमारी भी है वहाँ जो इंतजार में भूख ही बैठी होंगी। सोम की बात सुन आदि बोला, तेरी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाली ने ठूस ठूस कर खाना खाया होगा। पता नहीं इतना खाने के बाद भी सारा खाना जाता कहाँ है। दिखने में बांस से भी पतली है और खाती हाथी बराबर है। आदि की बात सुन सोम, अमन और यहाँ तक आकाश भी उसे मुंह खोलकर देखने लगे थे। तभी सोम बोला, बेटा, अगर इस बारे में साली जी को पता चल गया ना कि आप उसके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो उसने ना आपकी जान ही ले लेनी है। जिस पर आदि खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, यही सोचकर तो उसके सामने कुछ नहीं बोलता। आकाश जो बहुत देर से तीनों की बकवास बातें सुन रहा था, वो चिल्लाते हुए उनसे बोला, क्या तुम तीनों अपनी बकवास बंद करोगे? एक तो कैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और ऊपर से बीवी की बातें जो अब तक मेरे सर से ऊपर से जा रही है। आकाश की बात सुन तीनों एक साथ आकाश को देखने लगे। तभी सोम बोला, तभी मैं सोचूं कि इतने दिनों बाद आखिर जवाब को यहाँ की आड़ कैसे आ गई। यहाँ तो मेरे ही उल्टा है। सोम की बात को बीच में काटते हुए अमन ने कहा, जिस पर आकाश दोनों को अपनी नीली आंखों से घूरता है। तो आदि दोनों को इग्नोर कर आकाश के कहता है, तू इन गधों की बात छोड़ और चल बता क्या प्रॉब्लम है। आदि की बात सुन आकाश गहरी सांस लेकर अपने केबिन में हुई सारी बातें आदि को बता देता है, जिसे सुन अमन की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपने मन में बोला, सच कहते हैं बड़ी शादी के बाद शेर भी चूहा बन जाता है। तभी आकाश की आवाज आई, यार पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो बिल्कुल पागलों जैसे हरकतें कर रही थी। कभी कहती है उसे खट्टा खाने का मन है तो कभी कहती है उसका जी मचल रहा है, और ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही थी। इतना बोलकर आकाश लाचारी से अपना सर हिला देता है।
वहीं आदि गौर से आकाश की बातें सुन रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, कहीं भाभी ने तुझसे ये तो नहीं कहा कि उनका पैर भारी है? जिस पर आकाश विस्की की शिप लेते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। आकाश के ऐसा करते ही आदि के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई, जिसे देख आकाश के साथ वहां सभी कंफ्यूज थे। तभी आदि खुशी से उछलते हुए बोला, अरे पागल, वो नहीं बल्कि तू है जो उनकी बातों को समझा नहीं। आकाश अभी भी कंफ्यूज था। तभी अमन सवालिया नजरों से आदि को देखते हुए पूछता है, ब्रो सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है, ये जलेबी की तरह घुमा क्यों रहे हो? जिस पर आदि अमन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए उसके गले लग जाता है और चिल्लाकर कहता है, छोटे, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, हम चाचा बनने वाले हैं। और ये खड़ूस बाप? आकाश की तरफ अपना सर घुमाकर आदि ने कहा। आदि की बात सुनकर तो वहां अभी 1 मिनट के लिए जैसे सदमे में ही चले गए। किसी को कोई रिएक्शन ना देते देख आदि बोला, अबे क्या तुम सबको सांप सूंघ गया क्या, जो ऐसे मूर्ति बने खड़े हो? आदि की आवाज से अमन और सोम होश में आए। तभी सोम सीरियस होकर बोला, तू सच बोल रहा है ना? जिस पर आदि फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आकाश ने जो भी बातें बताई वो सब सिर्फ प्रेग्नेंट होने पर होता है। जिस पर अमन खुश होते हुए बोला, इसका मतलब भाभी प्रेग्नेंट है। मैं चाचू बनने वाला हूँ। अब मेरे साथ खेलने के लिए भी कोई होग। जिसे देख सोम भी उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना सर हाँ में हिला देता है। दोनों की खुशी फूली नहीं समा रही थी, और कुछ यही हाल आकाश का भी था। तभी अमन डांस करते हुए बोला, इसका मतलब अब एक और छोटा आकाश आने वाला है। जिस पर सोम जल्दी से बोला, नहीं छोटा आकाश नहीं, छोटी वानी। इसी बात को लेकर दोनों बहस करने लगते हैं। वहीं आकाश के चेहरे पर ना खत्म होने वाली स्माइल थी। वो इस एक बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी चेहरे को मुस्कुराहट बात रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा था। आकाश खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मेरे चुन्नू मुन्नू। इतना कहकर वो अपने हाथ फैलाकर उन्हें देखने लगते हैं। उसकी आंखें नम थी। आकाश ये सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसे सुबह की बात याद आई, जब वानी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो डफर था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। ये याद आते ही आकाश फौरन अपना कोट उठाकर अकेला ही वहां से बाहर भागा। जिसे जाते देख तीनों हंसने लगे। वहीं अब आकाश से बिल्कुल भी इंतजार नहीं जो रहा था। वो जल्द से जल्द वानी से मिलकर उससे बात करना चाहता था। इसे अपनी बाहों में भरकर उससे माफी मांगना चाहता था कि उसने उसकी बात समझी नहीं। वहीं रघुवंशी पैलेस में 9 बजे वानी, साक्षी, रूही और मीरा चारों हॉल में बैठी अपने अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। वहीं चारों के चेहरों पर इस वक्त गुस्सा था। तभी रूही खड़ी होते हुए अपने बाहें चढ़ाते हुए बोली, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें यूं बिना बताए कहीं जाने की? आने दो उन्हें, एक बार फिर मैं बताती हूँ। रूही को इतना गुस्सा करते देख मीरा उसे शांत कराते हुए कहती है, शांत मेरी झांसी की रानी, शांत। हमेशा चलते घोड़े पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन रूही का मुंह बन गया। वहीं वानी उदास दिख रही थी। जिसे ऐसे उदास देख साक्षी उसके कंधे पर हाथ पर परेशान होकर पूछती है, वानू। साक्षी की आवाज सुन वानी अपने होश में आई। तभी साक्षी आगे बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक हो है ना? जिस पर वानी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोली, हम। वानी प्रेग्नेंट है, इस बारे में उसने अभी किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि वो सबसे पहले आकाश को इस बारे में बताना चाहती थी। लेकिन आकाश था कि जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। यही सोचकर वो परेशान थी। वो सब अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें कार रुकने की आवाज आई। जिसे सुनते ही सबकी नज़र दरवाजे पर चली गई। तभी उनकी नज़र दरवाजे से अंदर आगे हुए आकाश पर गई।
जो चलकर नहीं बल्कि भागकर अंदर आ रहा था, जिसे देख सभी परेशान और कंफ्यूज होकर आकाश को देखने लगे। वहीं वानी आकाश को ऐसे आते देख खड़ी हो गई। वो अभी आकाश को देख ही रही थी कि तभी आकाश वानी के पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर घुमाने लगा। आकाश का चेहरा बता रहा था कि वो आज कितना ज्यादा खुश है। वही आकाश की ऐसी हरकत देख वहां सभी हैरान थे। और हो भी क्यों ना, आखिर आज पहली बार जो सबने आकाश का ऐसा रूप देखा था। वहीं आकाश वानी को अपनी बाहों में उठाकर घुमाते हुए बोल रहा था, थैंक यू सो मच जान, मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। आकाश की बात सुनकर सब कंफ्यूज होकर दोनों को देखने लगे। वानी जिसे अब चक्कर आने लगे थे वो आकाश को रोकने को कहती है तो आकाश रुक जाता है और वानी को कसके गले से लगा लेता है। वहीं वानी अपना सर पकड़े खड़ी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आज किसी बवंडर में फंसकर बाहर आई हो। वानी जब नॉर्मल हुई तो साक्षी उससे बोली, वानी भैया क्या कह रहे हैं। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए अमन बोलता है, हमारे घर जल्दी ही नन्हा मेहमान आने वाला है। जिसे सुनते ही सब कंफ्यूज होकर कभी वानी तो कभी आकाश को देखते। रूही कंफ्यूज होकर वानी के पास गई और उसे कंधे से पकड़कर बोली, यार तू ही बताना क्या हुआ है। ये जीजू क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर वानी शर्माकर अपना सर नीचे कर लेती है। वानी को ऐसे शर्माते हुए रूही की भौहें तन गई। वही आदि अमन और सोम को मुस्कुराता देख सब और कंफ्यूज हो रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो रूही आकाश से झुंझलाकर बोली, भाई इसने तो अपने मुंह को फेविक्विक से चिपका लिया है। अब आप ही बताइए कि क्या बात है और ये अमन जीजू क्या बोले जा रहे हैं। रूही की बात सुन आदि अपना सर पीटते हुए अपने मन में कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं आकाश कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रूही के साथ साथ मीरा के भी होश उड़ जाते हैं। और वो तीनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वानी को देखने लगती है। आगे की कहानी में क्या होगा जब वानी की प्रेगनेंसी के बारे में साक्षी, रूही और मीरा को पता चलेगा। क्या रिएक्शन होगा तीनों का। आकाश अब क्या करेगा और परिवार में नए मेहमान के आने पर क्या बदलाव होगा। भाई इसने तो अपने मुंह को फेविक्विक से चिपका लिया है। अब आप ही बताइए कि क्या बात है और ये अमन जीजू क्या बोले जा रहे हैं। रूही की बात सुन आदि अपना सर पीटते हुए अपने मन में कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं आकाश कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रूही के साथ साथ मीरा के भी होश उड़ जाते हैं। और वो तीनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वानी को देखने लगती है। तीनों को अपनी तरफ देखते देख वानी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वहीं तीनों अपना मुंह फाड़े वानी को देख रही थी। तभी आकाश तीनों से बोला, तुम और चाची बुआ और मामी बनने वाली हो। अब अगर आप कंफ्यूज है तो मैं बता दूं, आकाश रूही और मीरा को अपनी बहन मानता है। इस नाते से वो आकाश और वानी के बच्चे की बुआ बनी। और साक्षी उसके छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए वो चाची और मामी तो वानी आदि और सोम को अपना भाई मानती है। इस नाते से मीरा उसकी बुआ के साथ मामी भी लगी और मौसी को सब पहले से ही थी। कोष्टक। आकाश की बात सुनते ही तीनों खुशी से उछल पड़ी। साक्षी, रूही और मीरा जाकर सीधे वानी के गले लग गई। रूही खुशी होते हुए बोली, वानू वानू वानू, इतनी बड़ी बात, आई एम सो हैप्पी। मैं बुआ, मौसी, चाची, मामी सब बनने वाली हूँ। रूही की ऐसी बात सुन सभी उसे घूर कर देखने लगे। तभी साक्षी सोचते हुए बोली, बुआ और मौसी का तो समझ आ गया, लेकिन चाची मामी कब बनी तू। साक्षी का बात का जवाब देते हुए रूही बड़ी स्टाइल से कहती है, अरे मेरी जान, जरा एक नज़र उनकी तरफ भी तो फेर कर देख लो।
इतना कहकर रूही साक्षी का चेहरा आदि की तरफ घुमाकर आगे बोली, बस इसी रिश्ते से। जिसे सुन साक्षी और सभी की आंखें बड़ी हो गई। तभी अमन आगे आकर बोला, साली साहिबा अभी आपकी शादी हुई नहीं है। रूही अपने बाल झटक कर बोली, हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। क्यों फ्यूचर पति देव। इतना बोल वो आदि को आंखें मार देती है, जिससे आदि शर्मा गया। वहीं वानी के साथ सभी अपना सर नागवारी से हिला देते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वानी को अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए वो सबको छोड़कर अपने मुंह में हाथ लगा सीधा बाथरूम की तरफ भाग गई। जिसे ऐसे देख सब परेशान होने लगे कि तभी आदि बोला, तुम चिंता मत करो, ये सब प्रेगनेंसी में होता रहता है। वहीं आकाश उसकी बात सुन वानी के पीछे चला गया। आकाश के जाने के बाद रूही अपनी कमर पर हाथ राज आदि को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम्हें इस बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं। कहते कहते वानी रुक गई और अपनी भौहें उचकाकर आदि को देखने लगी। वहीं आदि रूही को डांट कर बोला, अपना ये छोटा सा दिमाग किसी अच्छे काम में चलाएगी तो नहीं, हमेशा उल्टा ही सोचना है, गधी कहीं की। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं रूही उसे जाते देख गुस्से में बोली, इस छछूंदर ने मुझे गधी कहा, आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको। इतना कहकर वो आदि के पीछे भागते हुए चली गई। तभी मीरा बोली, इसी खुशी में हम सबके लिए खीर बनाकर लाते हैं। जिसे सुनते ही अमन खुश होते हुए बोला, वाह साली साहिबा, मेरा मतलब भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आई लव यू। अमन की बात सुन मीरा बस मुस्कुरा देती है। वहीं कोई था जो अमन को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो सोम था। जब अमन ने सोम को ऐसे गुस्से में देखा था तो वो बोला, भाई तुझे क्या हुआ, ऐसे देख रहा है जैसे तेरी जायदाद छुड़ाकर भाग रहा हूँ। खैर मुझे क्या, मैं तो चला अपने कमरे में। इतना बोल अमन साक्षी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अमन के अचानक से ऐसा करने से साक्षी शॉक थी। वो अमन को डांट कर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, उतारिए मुझे। साक्षी को शर्म आ रही थी। तभी अमन धीमे लेकिन मदहोश करने वाली आवाज में बोला, वो क्या है बेबी, मुझे लगता है अब हमें भी ना चुन्नू मुन्नू प्लान कर लेना चाहिए। अब मेरा भतीजा अकेला थोड़ी ना खेलेगा, इसके साथ भी तो होना चाहिए ना। इतना कहकर अमन अपनी आंख ब्लिंक कर देता है, जिससे साक्षी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो शर्म के चार मारे अपना चेहरा अमन की गर्दन में छुपा लेती है, जिसे देख अमन मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। दोनों को जाते देख मीरा मुस्कुराए और बिना सोम की तरफ देखे किचन 4 की तरफ चली गई। वहीं सोम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। वहीं वानी को वोमिटिंग हो रही थी, जिसके बाद वो कमरे में आकर अपना पेट पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आकाश वानी को देख जल्दी से उसे पानी लाकर देता है। वानी पानी का गिलास लेकर पानी पीती है। आकाश वानी के बगल में बैठकर परेशान होते हुए बोला, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या हम डॉक्टर के पास चले। जिस पर वानी अपनी आंख बंद करके सोफे से अपना सर टिकाकर बैठते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं आई एम फाइन। वानी ये बोल जरूर रही थी लेकिन उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। वानी को ऐसे देख आकाश को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करके उसे साइड में रख देता है और फिर वानी का सार पकड़कर उसे आराम में अपने सीने में लगाकर सहलाने लगता है। आकाश के ऐसा करते ही वानी अपने दोनों हाथ आकाश की कमर पर लपेट लेती है और उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद वानी वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बोलती है, आकाश
जिस पर आकाश जो वानी के बालों को सहला रहा था वो अपना सर झुककर वानी को देखते हुए कहता है हूँ। वानी बोली आपको क्या लगता है कौन आएगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल? जिस पर आकाश कुछ सोचते हुए वानी के माथे को किस्तीन करते हुए कहती है मुझे मेरा प्यारा सा चुन्नू चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह हो और हमेशा अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करे। आखिर की लाइन आकाश ने अपने मन में कही थी। वहीं आकाश की बात सुनते ही वानी झटके से उठकर आकाश का चेहरा देखने लगी जिस पर इस वक्त मुस्कान थी। वानी बोली चुन्नू ये कैसा नाम है और हाँ मुझे नहीं चाहिए आपके जैसा कोई खडू सिकडू। क्या पता इससे आगे वानी कुछ बोल पाती आकाश उसके होठ पर अपनी उंगली रख उसे चूक करा देता है। वानी अब आकाश की आंखों में देख रही थी कि तभी आकाश वानी के होठों को देखते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। इतना कहकर वो वानी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वानी जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बस अपनी आंखें फाड़े आकाश को देख रही थी जो प्यार से वानी को किस कर रहा था। 10 मिनट की किस के बाद आकाश वानी के होठों को आज़ाद कर देता है। वो वानी को देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहता है दिन ब दिन तुम और मीठी होती जा रही हो बिल्कुल जलेबी की चाशनी की तरह। वहीं मीरा खीर बनाने के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर मीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे अचानक से किसी के छूने पर मीरा उछलते हुए दूर होने की हुई कि तभी सोम की धीमी आवाज आई जान इट्स मी। सोम की आवाज सुन मीरा शांत हुई। सोम पीछे से मीरा को हग करके उसके कंधे पर अपना सर रख मीरा की कमर पर अपने हाथ फिराने लगा। सोम के ऐसा करने से मीरा अंदर तक सिहर रही थी। वहीं मीरा को देख सोम की आंखों में तिरछी मुस्कान आ गई। सोम मीरा की यलोब पर किस करते हुए मीरा से बोला जान सुनो ना। सोम की आवाज में अलग ही नशा था जिसमें मीरा खोती जा रही थी। मीरा मदहोशी भरी आवाज में बोली हम। तभी सोम मीरा की गर्दन पर किसकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला मुझे भी पापा बनना है। सोम की बात सुनते ही मीरा की तो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके सोम को देखने लगी। वहीं सोम मीरा के रिएक्शन को इग्नोर कर उसकी कमर पर अपने हाथ फिराए जा रहा था जिससे ना चाहते हुए भी मीरा खुद पर काबू खो रही थी। तभी सोम दोबारा से बोला जान बोलो ना तुम मुझे पापा बनाओगी ना। सोम की बात सुन मीरा का पूरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अब अपने गालों में जलन महसूस हो रही थी। तभी मीरा खुद को सोम से छुड़ाते हुए बोली आप पागल हो गए हैं छोड़िए हमें सबके लिए खीर बनानी है। जिस पर सोम बोला तो मैंने कब मना किया तुम बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो ताकि उसी तरीके से मैं आगे की तैयारी करूं। सोम की बातें मीरा के अंदर अलग आग लगा रही थी। उसे अब सोम के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वो झुंझलाते हुए अपने मन में बोली कितने बेशर्म है ये इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। मीरा अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी सोम मीरा के कान में कहता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है अगर बेबी प्लान पहले से करे तो। वो इतना बोला ही था कि मीरा जल्दी से पलटकर सोम के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है हमें अभी बहुत काम है इसलिए आप जाइए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मीरा को शर्माते देख सोम उसे छेड़ते हुए कहता है ठीक है फिर रात में बेड पर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। औक मीरा का तो मन कर रहा था वो जमीन खोदकर उसमें घुस जाए क्योंकि इस वक्त रूही दरवाजे पर खड़ी अपनी आंखें फाड़े दोनों को देख रही थी। वो वहीं से बोली इसका मतलब मीरा तू भी इतना कहकर वो नाचने लगी। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन रूही ठारी रूही वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी।
वो जल्दी से सोम को कॉन्ग्रेट्स कर मीरा को आंख मारकर फ्रिज से 2 आइसक्रीम निकाल कर जाने लगी। फिर वो दरवाजे पर रुककर आगे कहती है, अब आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर रूही सोम से कहती है, जीजू खबरदार जो मेरी जान को ज्यादा परेशान किया तो। जिस पर सोम हंसकर कहता है, आप फिक्र मत करिए साली साहिबा, आपकी जान हमारी भी जान है। इतना बोल वो मीरा को आंख मार देता है और फिर रूही वहां से चली जाती है। तो क्या होगा आगे? क्या अमन और सोम की पापा बनने की ख्वाहिश पूरी होगी? और अब मीरा क्या करेगी? वो सोम से कैसे बचेगी? और वानी को क्या होगा? बेबी गर्ल या बेबी बॉय या फिर दोनों? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। भाई इसने तो अपने मुंह को फेविक्विक से चिपका लिया है। अब आप ही बताइए कि क्या बात है और ये अमन जीजू क्या बोले जा रहे हैं। रूही की बात सुन आदि अपना सर पीटते हुए अपने मन में कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं आकाश कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रूही के साथ साथ मीरा के भी होश उड़ जाते हैं। और वो तीनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वानी को देखने लगती है। तीनों को अपनी तरफ देखते देख वानी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वहीं तीनों अपना मुंह फाड़े वानी को देख रही थी। तभी आकाश तीनों से बोला, तुम और चाची बुआ और मामी बनने वाली हो। अब अगर आप कंफ्यूज है तो मैं बता दूं, आकाश रूही और मीरा को अपनी बहन मानता है। इस नाते से वो आकाश और वानी के बच्चे की बुआ बनी। और साक्षी उसके छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए वो चाची और मामी तो वानी आदि और सोम को अपना भाई मानती है। इस नाते से मीरा उसकी बुआ के साथ मामी भी लगी और मौसी को सब पहले से ही थी। कोष्टक। आकाश की बात सुनते ही तीनों खुशी से उछल पड़ी। साक्षी रूही और मीरा जाकर सीधे वानी के गले लग गई। रूही खुशी होते हुए बोली, वानू वानू वानू, इतनी बड़ी बात, आई एम सो हैप्पी। मैं बुआ मौसी चाची मामी सब बनने वाली हूँ। रूही की ऐसी बात सुन सभी उसे घूर कर देखने लगे। तभी साक्षी सोचते हुए बोली, बुआ और मौसी का तो समझ आ गया, लेकिन चाची मामी कब बनी तू? साक्षी का बात का जवाब देते हुए रूही बड़ी स्टाइल से कहती है, अरे मेरी जान, जरा एक नज़र उनकी तरफ भी तो फेर कर देख लो। इतना कहकर रूही साक्षी का चेहरा आदि की तरफ घुमाकर आगे बोली, बस इसी रिश्ते से। जिसे सुन साक्षी और सभी की आंखें बड़ी हो गई। तभी अमन आगे आकर बोला, साली साहिबा अभी आपकी शादी हुई नहीं है। रूही अपने बाल झटक कर बोली, हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। क्यों फ्यूचर पति देव? इतना बोल वो आदि को आंखें मार देती है, जिससे आदि शर्मा गया। वहीं वानी के साथ सभी अपना सर नागवारी से हिला देते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वानी को अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए वो सबको छोड़कर अपने मुंह में हाथ लगा सीधा बाथरूम की तरफ भाग गई। जिसे ऐसे देख सब परेशान होने लगे कि तभी आदि बोला, तुम चिंता मत करो, ये सब प्रेगनेंसी में होता रहता है। वहीं आकाश उसकी बात सुन वानी के पीछे चला गया। आकाश के जाने के बाद रूही अपनी कमर पर हाथ राज आदि को घूर कर देखते हुए कहती है, तुम्हें इस बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं? कहते कहते वानी रुक गई और अपनी भौहें उचकाकर आदि को देखने लगी। वहीं आदि रूही को डांट कर बोला, अपना ये छोटा सा दिमाग किसी अच्छे काम में चलाएगी तो नहीं, हमेशा उल्टा ही सोचना है, गधी कहीं की। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं रूही उसे जाते देख गुस्से में बोली, इस छछूंदर ने मुझे गधी कहा, आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, रुको। इतना कहकर वो आदि के पीछे भागते हुए चली गई। तभी मीरा बोली, इसी खुशी में हम सबके लिए खीर बनाकर लाते हैं। जिसे सुनते ही अमन खुश होते हुए बोला, वाह साली साहिबा, मेरा मतलब भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आई लव यू।
अमन की बात सुन मीरा बस मुस्कुरा देती है। वहीं कोई था जो अमन को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो सोम था। जब अमन ने सोम को ऐसे गुस्से में देखा था तो वो बोला, भाई तुझे क्या हुआ? ऐसे देख रहा है जैसे तेरी जायदाद छुड़ाकर भाग रहा हूँ। खैर मुझे क्या, मैं तो चला अपने कमरे में। इतना बोल अमन साक्षी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अमन के अचानक से ऐसा करने से साक्षी शॉक थी। वो अमन को डांट कर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, उतारिए मुझे। साक्षी को शर्म आ रही थी। तभी अमन धीमे लेकिन मदहोश करने वाली आवाज में बोला, वो क्या है बेबी, मुझे लगता है अब हमें भी ना चुन्नू मुन्नू प्लान कर लेना चाहिए। अब मेरा भतीजा अकेला थोड़ी ना खेलेगा, इसके साथ भी तो होना चाहिए ना। इतना कहकर अमन अपनी आंख ब्लिंक कर देता है, जिससे साक्षी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो शर्म के चार मारे अपना चेहरा अमन की गर्दन में छुपा लेती है, जिसे देख अमन मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। दोनों को जाते देख मीरा मुस्कुराए और बिना सोम की तरफ देखे किचन 4 की तरफ चली गई। वहीं सोम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। वहीं वानी को वोमिटिंग हो रही थी, जिसके बाद वो कमरे में आकर अपना पेट पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आकाश वानी को देख जल्दी से उसे पानी लाकर देता है। वानी पानी का गिलास लेकर पानी पीती है। आकाश वानी के बगल में बैठकर परेशान होते हुए बोला, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या हम डॉक्टर के पास चले? जिस पर वानी अपनी आंख बंद करके सोफे से अपना सर टिकाकर बैठते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं आई एम फाइन। वानी ये बोल जरूर रही थी लेकिन उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। वानी को ऐसे देख आकाश को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने फ़ोन से किसी को मैसेज करके उसे साइड में रख देता है और फिर वानी का सार पकड़कर उसे आराम में अपने सीने में लगाकर सहलाने लगता है। आकाश के ऐसा करते ही वानी अपने दोनों हाथ आकाश की कमर पर लपेट लेती है और उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगती है। कुछ देर शांत रहने के बाद वानी वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बोलती है, आकाश। जिस पर आकाश, जो वानी के बालों को सहला रहा था, वो अपना सर झुककर वानी को देखते हुए कहता है, हूँ। वानी बोली, आपको क्या लगता है कौन आएगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल? जिस पर आकाश कुछ सोचते हुए वानी के माथे को किस्तीन करते हुए कहती है, मुझे मेरा प्यारा सा चुन्नू चाहिए, जो बिल्कुल मेरी तरह हो और हमेशा अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करे। आखिर की लाइन आकाश ने अपने मन में कही थी। वहीं आकाश की बात सुनते ही वानी झटके से उठकर आकाश का चेहरा देखने लगी, जिस पर इस वक्त मुस्कान थी। वानी बोली, चुन्नू ये कैसा नाम है, और हाँ मुझे नहीं चाहिए आपके जैसा कोई खड़ू सिकड़ू। क्या पता इससे आगे वानी कुछ बोल पाती। आकाश उसके होठ पर अपनी उंगली रख उसे चुप करा देता है। वानी अब आकाश की आंखों में देख रही थी कि तभी आकाश वानी के होठों को देखते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। इतना कहकर वो वानी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वानी, जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो बस अपनी आंखें फाड़े आकाश को देख रही थी, जो प्यार से वानी को किस कर रहा था। 10 मिनट की किस के बाद आकाश वानी के होठों को आज़ाद कर देता है। वो वानी को देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहता है, दिन ब दिन तुम और मीठी होती जा रही हो, बिल्कुल जलेबी की चाशनी की तरह। वहीं मीरा खीर बनाने के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर मीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। ऐसे अचानक से किसी के छूने पर मीरा उछलते हुए दूर होने की हुई कि तभी सोम की धीमी आवाज आई, जान इट्स मी। सोम की आवाज सुन मीरा शांत हुई।
सोम पीछे से मीरा को हग करके उसके कंधे पर अपना सर रख मीरा की कमर पर अपने हाथ फिराने लगा। सोम के ऐसा करने से मीरा अंदर तक सिहर रही थी। वहीं मीरा को देख सोम की आंखों में तिरछी मुस्कान आ गई। सोम मीरा की यलोब पर किस करते हुए मीरा से बोला, जान सुनो ना। सोम की आवाज में अलग ही नशा था जिसमें मीरा खोती जा रही थी। मीरा मदहोशी भरी आवाज में बोली, हम। तभी सोम मीरा की गर्दन पर किसकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मुझे भी पापा बनना है। सोम की बात सुनते ही मीरा की तो जैसे सांसें ही उसके गले में अटक गई हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके सोम को देखने लगी। वहीं सोम मीरा के रिएक्शन को इग्नोर कर उसकी कमर पर अपने हाथ फिराए जा रहा था, जिससे ना चाहते हुए भी मीरा खुद पर काबू खो रही थी। तभी सोम दोबारा से बोला, जान बोलो ना, तुम मुझे पापा बनाओगी ना। सोम की बात सुन मीरा का पूरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अब अपने गालों में जलन महसूस हो रही थी। तभी मीरा खुद को सोम से छुड़ाते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं, छोड़िए हमें सबके लिए खीर बनानी है। जिस पर सोम बोला, तो मैंने कब मना किया, तुम बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो ताकि उसी तरीके से मैं आगे की तैयारी करूं। सोम की बातें मीरा के अंदर अलग आग लगा रही थी। उसे अब सोम के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वो झुंझलाते हुए अपने मन में बोली, कितने बेशर्म है ये, इन्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। मीरा अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी सोम मीरा के कान में कहता है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, अगर बेबी प्लान पहले से करे तो। वो इतना बोला ही था कि मीरा जल्दी से पलटकर सोम के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, हमें अभी बहुत काम है इसलिए आप जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मीरा को शर्माते देख सोम उसे छेड़ते हुए कहता है, ठीक है, फिर रात में बेड पर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। औक मीरा का तो मन कर रहा था वो जमीन खोदकर उसमें घुस जाए, क्योंकि इस वक्त रूही दरवाजे पर खड़ी अपनी आंखें फाड़े दोनों को देख रही थी। वो वहीं से बोली, इसका मतलब मीरा तू भी, इतना कहकर वो नाचने लगी। मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन रूही ठारी रूही वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो जल्दी से सोम को कॉन्ग्रेट्स कर मीरा को आंख मारकर फ्रिज से 2 आइसक्रीम निकाल कर जाने लगी। फिर वो दरवाजे पर रुककर आगे कहती है, अब आप दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर रूही सोम से कहती है, जीजू खबरदार जो मेरी जान को ज्यादा परेशान किया तो। जिस पर सोम हंसकर कहता है, आप फिक्र मत करिए साली साहिबा, आपकी जान हमारी भी जान है। इतना बोल वो मीरा को आंख मार देता है और फिर रूही वहां से चली जाती है। तो क्या होगा आगे? क्या अमन और सोम की पापा बनने की ख्वाहिश पूरी होगी? और अब मीरा क्या करेगी? वो सोम से कैसे बचेगी? और वानी को क्या होगा? बेबी गर्ल या बेबी बॉय या फिर दोनों?